अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों के असरात, मुआशी और माशरती नुकसान के तखमीने और मुतासरीन की आबादकारी का अमल अभी जारी ही था कि एक और माहौलियाती सानहे ने हमें आ लिया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद मानसून बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात ने तबाही की दास्तान रकम कर दी है। बारिशों के हालिया स्पेल में 670 से ज़्यादा अफराद जान से गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी और सैकड़ों लापता है। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनैर में 220 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पूरा गांव पत्थरों और सैलाब की नज़र हो गया। एक ही ख़ानदान के 40 लोग लम्हों में लुक़मा-ए अजल बन गए। मुतासरा इलाकों में 2300 मकानात मुकम्मल जबकि 400 जुज़वी तबाह हुए। हज़ारों मवेशी तल्फ हो गए। सरकारी स्कूल, थाने और 600 से ज़्यादा गाड़ियां बह गईं। NDMA के मुताबिक ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खतरा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी मुतासर हो सकते हैं। मानसून के 2 से 3 मजीद स्पेल अभी मुतवक्के हैं। मजीद इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, जिसकी एक और मिसाल आज सुबह सवाबी में होने वाला क्लाउड बर्स्ट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतासरीन के लिए फौरी बस्तियां कायम करने और मुआवजों की अदायगी के लिए इक़दामात का ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत NDMA के जरिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बहाली और इमदादी कामों में मसरूफ़ है, लेकिन अहम सवाल यह है कि हम हर बार नुकसान के बाद ही अलर्ट क्यों होते हैं? क्यों हम मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए खतरात का इदराक बर वक्त नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे पास कोई मौसर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है? हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से मौसमियाती तब्दीली, इसके मुमकिन असरात पर बात करते आए हैं। हमारा तज्ज़ियाकारों का पैनल इस पर आरा का इजहार भी देता आया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी बात करते आए हैं। आलमी इदारों की जानिब से 20 रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फिर क्यों अमली इक़दामात और मनसूबाबंदी न होने के सबब हर बार वही अलमनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं? न शहरों में पानी के बहाव की साइंसी मनसूबाबंदी है, न नदी नालों की सफाई और निकासी आब का निज़ाम, और न ही हंगामी हालात से निमटने के लिए मनसूबाबंदी। शजरकारी के बजाय जंगलात का कटाव भी नहीं रोक पा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रेन एमरजेंसी रेस्क्यू के लिए फौज की तलबी, इमदादी चेक और रिपोर्ट तलबी के अलावा क्या कुछ बदला है? ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई गफलत, बेहिसी और नाकिस गवर्नेंस का नतीजा है। सवाल यह है कि कब हम संजीदा होंगे, कब अर्बन प्लानिंग, माहौलियाती खतरात और डिजास्टर मैनेजमेंट को फाइलों से निकाल कर जमीन पर उतारेंगे। ये याद दिला दें कि NDMA के भी 20 साल इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। हमारी तैयारी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, रजा रूमी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग, लम्हों में बस्तियां उजड़ गईं, 670 अमवात, हजारों जख्मी, सैकड़ों लापता। नदी नालों पर तजावुजात, दरख्तों की कटाई, निकासी का नाकारा निज़ाम। क्यों हम कोई मुस्तकिल, मजबूत और मौसर हिकमत अमली तैयार ना कर सके? ज़ैगम साहब, हमारे पास तो नंबर है नुकसानात के, अलवियों की कहानी है। ख़ानदान, गाँव सब उजड़ गए। ना हमारी तैयारी है, ना लगता है कि तैयारी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों है आखिर? जी आयशा, देखिए, हमारे मुस्तकबिल पर जो क्लाइमेट के काले बादल हैं, ये आज से 14 साल पहले नज़र आने शुरू हो गए थे। 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, वो फ्लड ऑफ द सेंचुरी था। ऐसा सैलाब था जो 100 साल में एक दफ़ा आता है। फिर आप देखिए, सिर्फ 3 साल पहले पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा फ्लड्स के नीचे चला गया था। 3 करोड़ और 30 लाख लोग मुतासर हुए थे, और ये हुआ था लोअर इंडस में। और इस साल हम देख रहे हैं कि अपर इंडस में उतनी ही एक बड़ी मुसीबत आई है। ग्लेशियर फट रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में टोरेंशियल फ्लड्स आ रहे हैं। तो कुछ भी इस अरसे में नज़र नहीं आता कि हमारी हुकूमतों ने सीखा है, कोई प्लानिंग करने की है, उन्होंने कोई तैयारी की है और अपने मुल्क को तैयार किया है। और उसकी बड़ी सीधी सादी वजह है, और उसकी वजह है गवर्नेंस का मॉडल। जिस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत चलती है और उस गवर्नेंस के मॉडल के पीछे जो अशराफियाई मईशत है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क एक मुट्ठी भर लोगों के मफादात के गिर्द घूमता है। अब आप देखिए, कहने को हमने इदारे बना दिए हैं, NDMA है, PDMA है, DDMA है, और बनाए कैसे हैं?
डोनर के माल से, डोनर के ख्यालात से, डोनर के रिसर्च से और डोनर के धक्के से। और हम कहते हैं कि डोनर माल देता रहे तो इसको चलाएंगे, और डोनर की तरफ माल नहीं आता तो हम इनको चलाने को तैयार नहीं होते। जैसे ये मुसीबतें जो हैं ये अमेरिका और बरतानिया में आ रही हैं, पाकिस्तान में आ ही नहीं रही। कोई जान नहीं है इन इदारों में। आप देख लीजिए किस काबिल ये साबित हुए हैं ये इदारे जब भी कोई मुसीबत आई है। इसका मतलब है आपने प्रॉपर इदारे बनाए ही नहीं हैं, वो गवर्नेंस के मॉडल बनाए ही नहीं हैं जिसकी वजह से ऐसी मुसीबतों से निपटा जा सके। तो एक शॉर्ट टर्मिज्म है कि वक्त लंघाओ। एक मुसीबत आ गई, हेलीकॉप्टर लेकर दौड़ो, ट्रक लेकर पहुंच जाओ, नारे लगाओ हम खुद कर लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इधर से आप बड़े बन के कहो नहीं नहीं बस हम आ रहे हैं, और जब वो वाक़या गुजर जाए तो फिर भूल जाओ और इंतज़ार करो किसी गोरे का, वो आए और आपको क्लाइमेट एडेप्टेशन सिखाए। अब गोरा नहीं आएगा, अब आपको खुद को रंग गोरा करने वाली क्रीम लगानी होगी और अपने मुल्क की जिम्मेदारी लेनी होगी। और आप एक और चीज़ देखिए बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि लोकल गवर्नमेंट ना होने का नतीजा। बिल्कुल सवाबी में हमने देखा, इसी तरीके से दूसरी जगहों पे हमने देखा कि वो जगहें जो जहां से फ्लड ने गुजरना था, दरियाओं के रास्ते, नदी नालों के रास्ते, वहां सालों से जमीनें बिक रही थी सस्ते दामों। इसका मतलब है कब्जा करके बेची जा रही थी और खरीदी जा रही थी, और घर बन रहे थे, कॉलोनियां बन रही थी, बस्तियां बन रही थी। और ये ज़िलाई हेडक्वार्टर की बात है, ये बुनेर की बात है, ये सवाबी की बात है, ये कोई दूर दराज की बात नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं था। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई ऐसा इदारा ही नहीं है जो वहां जाकर देखे, उनको रोके, कोई लैंड जोनिंग करे, कोई प्लानिंग करे, कहां घर बनेगा कहां घर नहीं बनेगा। वेरी वैलिड पॉइंट्स। तो प्लानिंग का एक मुकम्मल आपको फुकदान नजर आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कोई सोच ही नहीं है इस तरह की। अभी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई मंसूबा बंदी नहीं है, सिर्फ वक्त गुजारो, जिम्मेदार तो कोई है नहीं यहाँ पर। हसन निसार साहब, इस सीजन में मॉनसून 60% ज्यादा इसकी प्रिडिक्शन की गई थी और कई महीने पहले से वार्निंग्स मौजूद थी। ना हमारी कोई शहरी मंसूबा बंदी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इमरजेंसी रिस्पॉन्स। हम इंतजार में हैं कि कोई और आएगा तो मदद करेगा। ये कोई इतना फारिग है कि आके हमारी मदद करेगा? हमारे अपने लोग, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जिम्मेदार नहीं? वैसे मुझे आयशा कभी कभी यूं फिर लगता आपको हैरत हुई है कि क्यों ऐसा हम सवाल जैसे जी नहीं, ये जितने इस तरह के प्रोग्राम्स हैं ना, स्ट्रेट टॉक और बाकी ऐसे, उसमें मुझे लगता है कि स्यापे दियां नैना नहीं होंदियां, वो शादी ब्याहों पे पैसे पूसे उनको दिए जाते हैं, फिर वो अच्छा मातम मुतम करती हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। देखो आपने जो बात की है, मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये तो कुदरती आफात हैं भाई, जिनसे लड़ा तो जा सकता है लेकिन एक हद तक। वंस आई वॉज इन यूएस, जो हाल मैंने वहाँ देखा है, तो एक हद तक वो हमसे तो करोड़ गुना बेहतर हैं। वो इंसान है, हम आदमी हैं, दैट इज़ द डिफरेंस। बीबी मातम करना है, मौजू बनाना है, तो उन आफात, तबाहियों, बर्बादियों, जिल्लतों, महरूमियों और पसमाइयों का करो जिनके जिम्मेदारों को हम रहनुमा, कायदीन और लीडर कहते हैं। और ये अत्तार के लौंडों से, उन्हीं अत्तार के लौंडों से, वो गालिब में वो पता नहीं उसी अत्तार के लौंडे से अमीर ने कहा था, दबा लेते हैं। वो आपको 77-78 साल हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रही। एक कुदरती आफात पे मातम में मुझे तो कोई नहीं परवाह। हसन निसार साहब, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि कुदरती आफात है, मगर आगाही देना और जिम्मेदार तो बनाना किसी का काम है ना। आप कह रहे हैं जिन्हें कायदीन कहते हैं वो जिम्मेदार तो है ना, वो बहुत सी बातों के। सर देखो, उनको याद तो करवाना है बार बार कि अपनी जिम्मेदारी लें। ओ यार सुन लो ना, अच्छा लगता है मुझे भी मातम करना चाहिए भी। नौहागरी और गजा से लेके यहाँ तक मुझे अकल है थोड़ी बहुत, आप लोगों की सोबत में रह रह के। 2 बच्चे मरे हैं, मेरे लिए वो 2 लाख मौतों पे भारी हैं। वो एम्प्टी बॉटल्स प्लास्टिक की निकाल रहे थे एक बहुत बड़े शिमला पहाड़ी के अंदर से बोतलें, ये उनका पेशा था।
عمریں تھی ان کی 12-14 سال, 2 سگے بھائی. وہ اندر گھس گئے, تودا اوپر آ گیا, ان کی لاشیں برآمد ہوئی. یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے, یہ لاہور میں ہوا ہے. تو بس ٹھیک ہے, ایک رواج ہے, اس طرح کا کو ہو جائے تو اس پہ ماتم کرنا, تجزیے مجزیے پیش کرنے. کیا تجزیے مجزیے نہیں سر, ماتم کی بات نہیں ہے, بات جاگنے کی ہے, بات اس آگہی اور شعور دینے کی ہے جو کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی بھی ذمہ داری اور لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے. موت پھر لاہور میں ہو, بنیر میں ہو, کراچی میں ہو یا لاہور میں, کہیں بھی نقصان تو ایک جیسا ہی ہے جس گھر کا ہو گیا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, بات ہم اس لیے بار بار کرتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے بار بار ہم نے گزشتہ سالوں میں کی ہے کہ یہ ایک ایسی تیاری ہے جسے کرنا ضروری ہے, ورنہ ہم بہت نقصان اٹھائیں گے, اور وہ نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. متاثرہ علاقے جہاں پر یہ خیبر پختونخوا کے اوپر کے حصوں میں یہ صورتحال بنی ہے, وہ جنگلات کی وجہ سے ہی محفوظ تصور کیے جاتے تھے, اور نمبرز اس وقت یہ کہتے ہیں کہ 18% کمی کا شکار ہے پاکستان درختوں میں. لیگل ٹری کٹنگ بھی ہے, ٹمبر مافیا جسے کہا جائے ان علاقوں میں, اور ان لیگل بھی کٹنگ ہے. پہاڑ کاٹ کے فیکٹریوں کو ماربل بھی سپلائی کیا جا رہا ہے. جب درخت اس تیزی سے کٹے گا, پہاڑ کو اس تیزی سے روندا جائے گا, تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر ماتم ہی بچے گا حسن نثار کے بقول. عائشہ دیکھیں, ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ قانون کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا. دیکھیں انہوں نے درخت کاٹ دیے, فلانے نے یہ کر دیا. میں آج اسی آپ کے موضوع کے اوپر رہتے ہوئے 3 سوال پوچھتا ہوں, اور جو کہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے اس کا جواب ڈھونڈیں. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو گلیشیل برسٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کا مجھے جواب نہ دیں, مجھے چاہیے اس کی فزکس کیا ہے. کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, بنیاد کیا ہے اس کی, گلیشیل برسٹ کی کیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد لینڈ سلائڈ پہ ہم آ جائیں گے, ہمیں جس کے اوپر آپ نے کہا کہ درخت کٹائی ہوتی ہے, ننگے ہو جاتے ہیں پہاڑ, وہ جڑیں پکڑتی ہیں جن چیز زمین کو, وہ زمین سرک جاتی ہے نیچے سے, وہ لینڈ سلائڈ کی وجہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو 2 وجہ, میرا مطلب کہنے کا کیا ہے, کسی قسم کی تعلیم, کوئی ڈگری, کوئی پی ایچ ڈی, کوئی ریسرچ اس ملک کے اندر, یہ جو انٹر گورنمنٹل پینل آف کلائمیٹ چینج ہے دنیا کا ایک واحد, جس کی بنیاد پہ یہ کلائمیٹ چینج کا شعبہ اتنا شور مچایا, وہ اگر سالانہ ایک رپورٹ نہ ایشو کرے تو ہمارے تو گورنمنٹ میں اور ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. اور کلائمیٹ چینج کی آج بھی وہ رپورٹ آنے کے بعد بھی ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے. آپ جس سے مرضی پوچھ لیں, 90-95% لوگوں کو پتہ نہیں, 99% لوگوں کو پتہ نہیں. یہ بنیادی, اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ چیز آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا, تو پہلی بات ہے آگہی اور نالج اور تعلیم, اور اتنی ریسرچ اور اتنا فوکس کہ آپ کی گورنمنٹ جو کہ بالکل سوئی ہے وہ بھی جاگ جائے, اس کو پتہ لگ جائے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کی, ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر تو اپنا کلیم کرتے ہیں اور وہ اس میں بھی فیل ہیں, لیکن ڈیزاسٹر پریونشن کی طرف ہم نہیں دیکھتے. تو میرا خیال ہے یہ کلچر تبدیل ہونا ہے, کلچر اور سوچ کا انداز تبدیل ہونا ہے اگر ہم نے اس ملک کے لوگوں کو بچانا ہے. تیسری بات, عوام کب پرائرٹی تھی اس ملک کے اندر؟ عوام تو پرائرٹی رہے نہیں, رڑتے تو عوام ہے, عام آدمی رڑتا ہے رولا رولا ڈال کے. پھر آپ نے دیکھی ہیں جو اس کی وہ ساری کلپس چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور باقی جگہوں پہ, کسی کو نیچے ڈاؤن سٹریم پہ اور پرے ہٹ جاؤ, یہ کر جو, اپنی اپنی زبان میں شور مچا. کتنے پرے ہو سکے, 500-600 کا نمبر آپ نے بتایا, میرے حساب سے اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا جو انڈر رپورٹنگ ہوتی ہے ہماری طرف سے. تو آگہی کے لیے سیفٹی کا کلچر ہونا, ایک ایسے کلچر کا ہونا جہاں پہ یہ پتا ہو کہ ہم نے کسی قواعد و ضوابط کے اندر رہ کے زندگی, گھریلو خانگی زندگی گزارنی. آپ اجتماعی زندگی کو چھوڑ دیں, پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آگ سونے سے پہلے رات کو آگ بجھانی ہے, نہیں تو رات کو آگ لگ جائے گی. 12 یہ چیز ہوگی, وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. لوکل گورنمنٹ, میں سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسا نظام کیوں نہیں کریٹ کرتے. میں نے کہا تنخواہیں دینی پڑیں گی, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو ڈپلوائے کریں مختلف جگہوں پہ, ٹیلی میٹریاں لگوائیں, یہ کریں وہ کریں, بتائیں, ایک نظام کریٹ ہو کمیونیکیشن کا. ہاں ایک ہے جو ہمارے سیاسی نظام کا حصہ ہے, بلدیاتی نظام, اگر فعال ہو جائے تو کوئی اپنے سیل فون پہ اس کو بتائے گا کہ یار یہ ہونے والا ہے, اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا سمجھا دو, جو بھی مسجدوں سے اعلان ہو جائیں گے, کچھ ہو جائے گا. کوئی ہم طریقہ کاری ڈھونڈ لیں گے لوگوں کو بتانے کی کہ اپنے ان رستوں سے کم از کم ہٹ جاؤ, جب تک ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ کلاؤڈ برسٹ, گلیشیل برسٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں. یہ چیزیں کرنے والی ہیں, ریسرچ کیجئے,
लोगों को तालीम दीजिए, यूनिवर्सिटियों के अंदर शोबे बनाइए। ये जो होता है ना, पैसा लेके वहां से इतने बिलियन मिलेगा, 40 बिलियन, तो 40 बिलियन के मैं 3 सेंटर बना दूंगा, एक कराची, एक लाहौर और एक किसी और जगह के ऊपर, और कहूंगा कि ये मेरे रिसर्च सेंटर्स हैं। ये जब तक पैसा आता रहेगा, कायम रहेंगे, 3-4 उस पर डॉक्टर बिठा देंगे, गाड़ियां लेके रखे, बड़े खूबसूरत दफ्तर बना के। तो ये फेलियर्स हैं उस सोच के जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे भी बेशुमार बारिश होती है। रजा रूमी साहब का मुल्क है ये, बेशुमार बारिश होती है। मुझे नहीं, मैंने नहीं कभी देखा, मैं रह भी ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड का तैयार है खतरा, तो इस तैयार नहीं, वो होती नहीं है। 38% ऑफ दिस कंट्री इज फॉरेस्टेड लैंड, और वैसे भी पूरे का पूरा मुल्क ही दरख्तों से भरा हुआ, दुरुस्त हो गया, कोई काटता नहीं है। यहाँ पे दरख्त काटना ही एक जुल्म है। ठीक हो गया। अजीब सी दुनिया है, हम किसी और दुनिया के बाशिंदे हैं, ये लोग किसी और दुनिया के बाशिंदे। रजा रूमी साहब, अब हम जिस दुनिया के बाशिंदे हैं आप भी जानते हैं, ऊपर तो 2-3 अहम पॉइंट्स हम, नए कानून पर अमल दरामद है, फिर शऊर आगाही है, सेफ्टी कल्चर को लेके, लोकल गवर्नमेंट है। अब ऐसे में मेरे जहन में जब शहजाद साहब बात करते ये बात आ रही थी कि जब इस मुल्क में किसी ने कुछ करना हो, वो जल्द से जुलूस रैली हो, हुकूमत ने कोई पैगाम देना हो या कोई बात देनी हो, तो आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया ऐप्स और व्हाट्सएप मौजूद है, सेकेंड्स में कोई भी बात वायरल हो जाती है, पाकिस्तानी नहीं सरहदों पार भी। तो इतना मुश्किल काम है कि इस बात को वायरल करना कि किस तरह का मौसम आने जा रहा है और किस तरह की सेफ्टी की जरूरत है। क्या हम एक मिनिमम शऊर आगाही या सेफ्टी भी नहीं बता सकते लोगों को? आयशा, आपने बिल्कुल जो यहाँ पर नुक्ता है और अहम नुक्ता है उसकी तरफ निशानदही की है। देखिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी एक साइंस भी है और एक पूरा नजरिया है कुदरती आफात को देखने के लिए। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आ रही, दुनिया भर इसका शिकार है, मगर पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो कि यहाँ पे बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की प्लानिंग और किसी किस्म की गवर्नेंस जो है वो नहीं है, जो कि अवाम का मफाद को, उनकी वेलफेयर को और उनको इन आफात से निपटने के लिए तैयार कर सके। तो ये तैयारी जो है उसमें मोबाइल फोन, आज पाकिस्तान में 80% से ज्यादा आबादी जो है उसका एक्सेस है मोबाइल फोन पे। और अगर ये हमारी वेदर पैटर्न्स जो है या पहले लोगों को वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हो जाएं, तो यकीनन ये मिनटों में, सेकंड्स में लोगों को बताया जा सकता है। लेकिन सवाल है ये करेगा कौन? करेंगे तो यही इदारे, एनडीएमए और पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो सूबाई महकमे हैं। ये 20 साल आपने जिक्र किया है, ये इनकी नाकामी का बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि ये बड़े बड़े दफातर और बजट्स हैं उनके पास, मगर वो अपना काम नहीं कर रहे। यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी या इनका एहतसाब जो है उसको कैसे मुमकिन बनाया जाए, और उसमें यकीनन अवाम का तो बहुत बड़ा रोल है, और अवाम को जब तक शऊर नहीं होगी, आगे नहीं होगी, तो कैसे वो उसका मुतालबा करेंगे। और फिर रोल है मीडिया का। अब आप इस प्रोग्राम में ये जिक्र कर रही हैं और हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी उसमें पुरमगज़ गुफ्तगू भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप बाकी टीवी चैनल्स में देखिए तो वो यही होता है कि जी फलां हुकूमत वहाँ पे है तो उसका कसूर है, या फलां सियासी पार्टी का, लाहौर में आ जाए तो वो मरियम नवाज का मसला है, केपी में आ जाए तो वो अली अमीन गंडापुर बड़ा नाकाम है। यानी कि इतनी सतही किस्म की बहस होती है जहां पर ये लाइफ एंड डेथ के जो इश्यूज हैं इनको यकसर फरामोश कर दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए बहुत अहम है इसमें मीडिया का रोल, मैं समझता हूं, और वो रोल नहीं निभा रहा पाकिस्तान का मीडिया। देखिए, हम हुकूमतों की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो हम अपने गिरेबान में भी झांके कि पाकिस्तान का बिलअमूम मीडिया जो वो किस हद तक अवाम के हकीकी मसाइल की तरफ बात करता है। सारी की सारी 80 से 90% प्रोग्रामिंग जो होती है वो सेंसेशनल हाई लेवल पॉलिटिक्स की होती है कि फलां का झगड़ा फलां से, फलां माफी दे दे या फलां माफी मांग ले तो मसला हल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आगे 2 और बातें जिनका जिक्र हुआ, मैं उनकी थोड़ी सी उनको उनमें तौज़ीह करूंगा। पहला तो सबसे अहम मामला है ये जोनिंग और प्लानिंग का। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये होती है लोकल गवर्नमेंट्स की, दुनिया भर में। अब बार बार ये सही हसन साहब कह रहे थे कि ये हमारे मातम कुनाह ही होते हैं हम लोग कि जी वो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, और ये नहीं है तो ये याद करवाने की जरूरत है कि ये दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है जहां पे किसी किस्म की मुंतखब लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, चाहे वो छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, इजला हो। वहां पर आयशा ये एक क्राइसिस ऐसा है कि जो
मैन मेड है, और इसको ठीक करना भी जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी जिम्मेदारी है। और फाइनली इसमें जो इशू आएगा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मेरी मुराद ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या सरीना होटल में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस नहीं है। दुरुस्त हो गया रजा रूमी साहब, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ हम उस वक्त जाएंगे जब हम शॉर्ट टर्म पे कदम रखेंगे। लेकिन आज एक NDMA की जानिब से मुझे भी मैसेज वसूल हुआ है शाम 5:30 बजे के 7 सितंबर तक लैंड स्लाइडिंग या इनके खदशात हैं, तो आप पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर न करें। ये काम वक्त से पहले करने के हैं, वक्त से पहले लोगों को मोहतात करें कि वो इन इलाकों को ट्रैवल ना करें, और वहां रहने वाले किस तरह के सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बर्दाश्त से सियासी मुसालहत मुमकिन है क्या वाकई। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और कॉलमकार सुहेल वड़ाइच ने हाल ही में अपने कॉलम में फील्ड मार्शल से मुलाकात के हवाले से लिखा है। इस कॉलम से बहुत सी बातों की वजाहत हुई। मुल्क में सदर या वजीर आज़म की तब्दीली के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक ऐसी खबरें सिर्फ इंतशार पैदा करने वाले अनासिर की जानिब से फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुसालहत उसी वक्त मुमकिन है जब फरीक़ैन दिल से माफ़ी मांगें और बर्दाश्त की राह अपनाएं। इस मौके पर उन्होंने कुरानी हवाला देकर वाज़ेह किया कि माफ़ी और रुजू करने वाला ही कामयाबी पाता है। माशी सूरत हाल के बारे में उन्होंने बताया कि एक जामे मनसूबा तैयार किया गया है जिसके तहत 5 से 10 बरस में मुल्क को तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ में शामिल करने का हदफ है। रिकॉर्डित मंसूबे से अगले साल से सालाना अरबों डॉलर का मुनाफा हासिल होगा जो बतदरीज बढ़ता जाएगा, और इससे कर्जों में कमी और मईशत में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी एक दोस्त मुल्क को दूसरे पर कुर्बान नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। उन्होंने जहां भारत को मुतनब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे, वहीं अफगान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। ये भी कहा कि हमने अफगानों पर साल तक मेहरबानियां और एहसानात किए, इसका बदला उतारने की बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी शख्सियत का पैगाम यही था कि मुल्की इस्तेहकाम का इन्हिसार सिविलियन निज़ाम के तसलसल और कौमी इत्तिफाक़ राय पर है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल से सवाल, मुआफ़ी और बर्दाश्त से सियासी मुसालहत मुमकिन, क्या बानी PTI 3.5 साल की सियासत पर गौर करेंगे? हसन निसार साहब। देखें, मैंने भी पढ़ा है वो कॉलम, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आई। ये शहजाद साहब आपको बेहतर बता सकेंगे कि यलगार, चार्ज और पसपाई यानी रिट्रीट दोनों जो है ना ये फन है और गौर से करने के बाद फैसला होता है। ये फ़लसफ़ा भी गौर का मरहून मन्नत है, उसकी पैदावार है कि जान है तो जहान है। कुछ लोगों के लिए एक घटिया फ़लसफ़ा है, सर्वाइवर्स का है। अच्छा, टीपू सुल्तान का फ़लसफ़ा और था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी, बाकी आपको पता है। अच्छा, वो फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने जेलें जूलें भी काटी हैं बड़ी, जिस धड़ से कोई मक्तल में गया। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर सरेंडर कर देते। ये वो आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा कि इंसान तो खैर हमारे यहाँ नहीं होते, आदमियों की शक्लें, सूरतें, जिस्मानी आज़ा और दीगर बहुत सी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, ये एक सी होती हैं। फ़र्क पड़ता है तो मिजाजों और टेम्परामेंट से। ख़त्म हो गई बात। मेरा मिजाज है भी, तू जान है तो जहान है, तू उस तरह ज़िंदगी गुजार। वो टीपू सुल्तान पे मैं एतराज़ करने चल पड़ूंगा, बेवकूफ़ आदमी सी पैर फाड़ लेंदा। मतलब ये मिजाजों की बात है, इसमें अकल से मावरा है। ये सवाल आपका जो है इसका ताल्लुक अकल से नहीं, इंसानी नफ्सियात के साथ है। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दुरुस्त हो गया, खत्म। चल ठीक हो गया, ठीक है। शहजाद साहब, सही कहा हसन निसार साहब ने, इंसानी नफ्सियात के साथ है और पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। हम एक पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं, एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं? यकीनन आपकी नज़र से भी कॉलम गुजरा होगा। एक तो तब्दीली की अफवाहें बंद हो जानी चाहिए पे अगर कॉमेंट करना चाहें, अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन हमें रखना आता है, क्या वाकई रखना आता है और हम रख पाएंगे? और या फिर हसन साहब ने भी आपकी तरफ फॉरवर्ड किया एक बात को,
آپ جس بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں. ایک تو ان کی اجازت سے تھوڑی سی ذرا اس میں اضافہ کروں گا جو انہوں نے بولا جی کہ ہر انسان اپنے وقت کے مزاج اور کانٹیکسٹ کے حساب سے رسپونڈ کرتا ہے. کوئی بھی دور جو چل رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مزاج اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو آپ معروض کہتی ہیں, بہرحال اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے وہ جو رسپانس ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات دیکھیے جی, میں نے دیکھا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, وہ بالکل ہمارے پاس سے گزرا, ہم نے دیکھا. لیکن بات یہ ہے, پہلی بات مسئلہ ہے تو مصالحت کی ضرورت ہے نا. درست. تو مسئلہ ایک آدمی کا اکیلا, یعنی میں گھر میں بیٹھ کے ایک مسئلہ اپنے دماغ میں سوچ لوں تو وہ مسئلہ تو نہیں ہوگا. مسئلہ تو وہ ہے جو دو آدمیوں کے بیچ میں یا دو یا اس سے زیادہ فریق ہیں اس کے, اس لیے مسئلہ بنتا ہے. تو اب اگر مسئلہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر مسئلے کے فریق کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے مصالحت کی بات کی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں برداشت بھی چاہیے, اس میں یہ بھی احساس بھی چاہیے, اور یہ بھی چاہیے کہ ضرورت بھی ہو, احساس بھی ہو, احساس ذمہ داری بھی ہو, اور ضرورت یہ ہو کہ مصالحت کرنی. تو یہ تمام چیزیں مل کے وہ ماحول بناتی ہیں جس میں کسی مصالحت کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ صرف ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا ذمہ داری بھی غلط ہوگا. سب کو ہی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. دوسری بات, انسینٹو بہت لازمی ہوتا ہے. یعنی ایک کوئی آدمی سمجھے کہ یار میں تو اب گیا, یعنی میرا تو اب کوئی عمر بھی ایسی نہیں رہی کہ مجھے کیا فائدہ ہے, میں آج معافی مانگ لوں تو مجھے مطلب there is nothing to gain out of a معافی. When there is nothing to gain out of a معافی, then there is nothing to gain out of a معافی. Then there will be no معافی. Then the مسئلہ will stay. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا انسینٹیوز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی امید کی کرن, کوئی ایسا ہوپ آپ نے کوئی چھوڑی ہے, کوئی سورج کی کوئی تھوڑی سی روشنی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, جس کے اندر کہ کوئی آگے بڑھ کے دیکھ سکے کہ ہاں یار اس کے بعد واقعی کوئی بہتر دن بھی اس گروپ کے لیے, اس گروہ کے لیے, اس شخص کے لیے, اس ایک فریق کے لیے شاید نکل سکتے ہیں. تو اتنا ڈیلے بھی مت کریں ان تمام چیزوں کو, جہاں پر کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کا کچھ یہ بھی بنا بھی کوئی کام نہ بنے, وہ انسینٹیو ہی نہ ہو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے اس مصالحت میں انٹر کرنے کا. تو میرا خیال ہے ٹائم بڑا آف ایسنس ہوتا ہے. تو ٹائم کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس لیورز ہیں, آپ کے پاس طریقے ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے ضرور کریں. اور مصالحت ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہم سب ایک یکجا ہو کے اور یکسو ہو کے ایک جو سوچ ہے, اپنی قومی سوچ, اس کو لے کے چل سکیں. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد رضا رومی اور زیغم خان کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے معافی اور برداشت سے کیا سیاسی مصالحت ممکن ہے اور کیا اس پر غور ہوگا. رضا رومی صاحب, اوپر گفتگو میں بات ہوئی ایک تو ہر ایک کے مزاج کی بھی, کہ مزاج کسی کو کہاں لے جاتا ہے. دوسرا ہر دور کا ایک معروض بھی ہوتا ہے کہ معروض کس جگہ پر کھڑا کرتا ہے. آپ کے خیال میں کیا دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو سیاسی مصالحت کی طرف یہ سچویشن بڑھ پائے گی؟ دیکھیے واقعہ یوں ہے کہ سیاسی مصالحت اس وقت اشد ضرورت ہے پاکستان میں استحکام کے لیے, اور یہ سیاسی استحکام بھی, معاشی استحکام کے لیے بھی. لیکن فی الحال اس کی کوئی دکھائی نہیں دے رہے آثار کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو, ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے یا اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوامی پارٹیاں ہوتی ہیں جو عوام کا لے کر چلتے ہیں مینڈیٹ یا ان کی خواہشات کا وہ ایک طرح سے مجسم صورت ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاست کو اس نہج پہ نہ لے کر جائیں کہ جہاں پہ وہ ایک ذاتی یا شخصی لڑائی بن جائے. جو پولیٹیکل ہوتی ہے کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ, وہ اصولوں پہ, نظریات پہ ہونے چاہیے. اور یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا نظریات ہیں ان فریق کے جو کہ وہ اور ان کے ہواری جو ہیں انہوں نے اس طرح کا ماحول اور طوفان بنا رکھا ہے کہ بس جی پڑ جاؤ, ریاست کو پہ حملہ کروا دو, انڈیا میزائل مارے تو اس کے اوپر تالیاں بجا دو, اور کبھی جا کر امریکہ کو برا بھلا کہو, پھر اسی امریکہ سے مدد مانگو, اور اس طرح کے کئی اور کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مدد نہ کرے, بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس نہ بھیجے. تو دیکھیے ان حالات میں کیسی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے عائشہ, یہ تو سوچنے کی بات ہے. اور جہاں تک آپ نے اعلیٰ عسکری
शख्सियत का जिक्र किया है। उन्होंने आला अस्करी शख्सियत ने अपने खिताब में माफी का मुतालबा जो है वो ये कहा कि उन्होंने कहा कि कौम से माफी मांगी जाए, और ये मेरी मुसद्दिका इतला है, जो शख्स एक वहां पे मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया। ऐसा वो कोई जाती माफी के तलबगार नहीं थे, मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ। बाकी रही बात कि ये मामला आगे कैसे जाएगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, दीगर सियासी पार्टियां हैं, उनको इसमें एक रोल अदा करना होगा। वो मुल्क को इस नहज के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट में छोड़ेंगे तो उनका अपना भी नुकसान है। जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन है, वो अगर ये समझ रहे हैं कि आज वो बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, कल कला को वो भी इसी सद में आएंगे। इसलिए बेहतर है कि वो कोई तरीका निकालें और मामलात को ठंडा करवाएं। जी ज़ैगम साहब, माफ़ी और बर्दाश्त की बात की जाए तो अगला थॉट प्रोसेस यही होगा, शहजाद साहब ने भी एक अंदाज में बात की कि पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल लॉस, इससे हासिल क्या होगा? एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, क्या बिना सियासी मसलियत 5-10 साल के वक्त के अंदर वाकई मुल्क को बहुत बड़ी मईशत बनाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जिस तरह का स्टेल मेट बन गया है, ये तो सबके लिए नुकसानदेह है। ये तो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है, PTI के लिए भी नुकसानदेह है, मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। और मसला ये है कि मुर्शिद तो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, और आप कहती हैं कि मुर्शिद माफ़ी मांगे। और फिर जो मुर्शिद का साबिका मुर्शिद है वो तो कहता है कि ऐसे माफ़ी मांगी जाए जैसे बुल्ले शाह ने शाह इनायत से मांगी थी। और फिर टाइगर्स ने जो मामला किया हुआ है उसके बाद तो लगता ही नहीं है। अब आपने बताया सुहेल वड़ाइच का, आपने क्या जाके सोशल मीडिया पे देखा है सुहेल वड़ाइच का हशर क्या हो रहा है? सिर्फ ये सजेस्ट करने पर कि कोई रास्ता निकाला जाए। माफ़ी की बात सुहेल वड़ाइच ने नहीं की, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया है। उन्होंने हल निकालने की बात की है कि किसी तरीके से एक मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकाला जाए, और उनका एक हशर नशर हो रहा है। और जो हल है इस वक्त, जो एक रास्ता था कि ज़रा पतली गली से बाहर निकलने का, वो ये था कि सियासी जमातों के ज़रिए से रास्ता निकाला जाता, उनके साथ आपस में गुफ्तगू की जाती, क्योंकि पूरी सियासत का, सब सियासी जमातों का फ़ायदा इसी में है कि पाकिस्तान में सियासत आगे को बढ़े और जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत है, वो कुछ मजबूत हो, वो मिलकर कोई रास्ता निकाले। ठीक हो गया। लेकिन इमरान खान उनसे बात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि बयानी पर असर पड़ेगा। वो अभी तक ये समझते हैं कि ये सब चोर हैं, डाकू हैं, जिन्होंने मैंडेट उनका छीना है, और अगर बात होगी ठीक हो गया साहब ताकत के साथ ही तो फिर कनक तेल देखें और तेल की धार देखेंगे तो फिर आने वाला वक्त तय करेगा कौन क्या फैसला लेता है और नतीजा क्या रहेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।